आज के लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली दो टॉपिक डिस्कस करने हैं। एक है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन और एक है मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन। पिछले कोर्स के अंदर, मशीन लर्निंग के कोर्स के अंदर हमने मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था, लेकिन उसके लिए जो हमने मेथड यूज़ किया था, बता सकते हैं वो कौन सा था? शाबाश, वन वर्सेस ऑल। यानी कि मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए जो पहले एल्गोरिथम डिस्कस किया है वो है वन वर्सेस ऑल वाला मेथड। ठीक है, वन वर्सेस रेस्ट भी कहते हैं इसको। तो इसके अंदर बेसिकली करते क्या थे, बता सकते हैं जी? क्या करते थे इसके अंदर? इस वाली प्रॉब्लम को, यानी कि मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया था? मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम समझ आ रही है कि नहीं? यानी कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ एल्गोरिथम को, मैं अपने एल्गोरिथम को कोई भी इमेज दूँ, मल्टीपल इमेजेस हैं, मल्टीपल क्लासेस हैं मेरे पास। मतलब क्या, एक मेरा इमेज है जिस पे फॉर एग्जांपल मून की इमेज है, एक पे स्टार है, एक पे क्लाउड है। तो मैं अपने एल्गोरिथम को देता हूँ, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को देता हूँ, तो वो मुझे, या डीप लर्निंग एल्गोरिथम को देता हूँ, तो वो मुझे क्या आउटपुट देगा? वो बताएगा कि इसमें से कौन सी क्लास है। ठीक है, तो इस वाली प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया था। ये कैसे किया था शाबाश, बताएंगे? वन वर्सेस ऑल तो बता दिया, कैसे किया था? शाबाश, इन्होंने बताया कि ये हमने ये किया था, मेरे पास जैसे मून की क्लास है, इसके बेतहाशा इमेजेस हैं। मेरे पास स्टार की क्लास है, इसके भी बेतहाशा इमेजेस हैं। इसी तरह से मेरे पास क्लाउड की क्लास है, उसके भी इमेजेस हैं। तो बाइनरी क्लासिफिकेशन के अंदर होता था जस्ट, बाइनरी क्लासिफिकेशन क्या है, जस्ट देखें, जस्ट उसे रिकैप कर लेते थोड़ा सा। हाँ जी, बाइनरी क्लासिफिकेशन कि क्या बेसिकली आप कर रहे होते इसके अंदर, आप एक क्लास के बारे में जान रहे होते, आप इनपुट दें, आप ये देखना चाह रहे हैं कि ये इमेज है, ये मून का इमेज है कि नहीं, बस ये देखना चाह रहे हैं। इस वाले केस के अंदर तो आप मल्टीपल, एक ही एल्गोरिथम से मल्टीपल इनपुट्स के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि आप बताएं ये क्लास 1 है, 2 है या 3 है। ठीक है, तो बाइनरी क्लास के अंदर क्या होता था, जस्ट आप एक क्लास के अंदर, यानी एक क्लास का होना या ना होना, जस्ट ये पूछ रहे थे। तो उसके लिए हमने कौन सा एल्गोरिथम डिस्कस किया था जी? इसके लिए कौन सा एल्गोरिथम डिस्कस किया था, क्या नाम था उसका? शाबाश, उसका नाम था लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम के अंदर, हाँ जी, कौन सी, क्या फॉर्मुलेशन थी उसकी जी? हाँ जी, उसके अंदर हम बेसिकली सिग्मॉइड फंक्शन यूज़ करते थे जी। कैसे ये फंक्शन हम यूज़ करते हैं, अगर मैं अलग से करके z, पहले हम z कंप्यूट करते थे, wx प्लस d, उसके बाद फिर हम fx कंप्यूट करते थे, किसके ऊपर? fz, बेसिकली 1/1 प्लस e की माइनस। ये इसकी फॉर्मुलेशन थी, यानी कि इनको यूज़ करके फॉरवर्ड पास के साथ कंपेयर करो, ये आउटपुट आ गई। ठीक है, ये मेरा y हैट है। इसके बाद क्या करते थे हम? लॉस, लॉस के लिए क्या किया था जी? जी, लॉस के लिए कौन सी फॉर्मुलेशन यूज की थी जी? बताएं शाबाश। लॉस, दो ट्रेनिंग एग्जांपल की अभी मैं बात कर देता हूं जी। माइनस, उसका नाम क्या है? मैं दो ट्रेनिंग एग्जांपल, वाई लॉग, इसे कहते थे बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, प्लस 1 माइनस वाई इंटू लॉग वाई 1 माइनस वाई हैड। ठीक है, तो ये बेसिकली फॉर्मुलेशन, फॉरवर्ड पास या प्रिडिक्शन इससे हुई, लॉस इससे हुआ। इस लॉस का को यूज़ करके हमने ग्रेडियंट्स कंप्यूट किए, मतलब अगर मेरा W और B है तो इसके D और DW और DB यूज़ किए, और उसके बाद फिर हमने ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम को यूज़ करके इन DW और DB को यूज़ करके वेट्स को अपडेट किया। तो ये सारा मामला हम कर रहे थे। ठीक है जी, अगर मैं वन वर्सेस ऑल एल्गोरिथम के अंदर इसी फार्मूलेशन को, यानी कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन की फार्मूलेशन को, इसकी मैकेनिक्स को यूज़ किया, तो ऐसा करके कैसे किया यहाँ पे हमने कि जी फ़र्ज़ किया ये मेरी क्लासेस हैं 3, तो मैं ऐसा करता हूँ, ये मेरी क्लास फॉर एग्जांपल 1 है, ये क्लास 2 है, ये क्लास 3 है। तो आप ये करें, एक क्लास, यानी कि पहला काम क्या करा, वन वर्सेस ऑल की अब मैं बात कर रहा हूँ,
वन वर्सेस ऑल मेथड के अंदर क्या किया आपने जी, डाटा सेट बनाया, फेक डाटा सेट बनाया, प्रिपेयर फेक डाटा सेट। डाटा सेट फेक से मुराद क्या है कि आप एक क्लास के लेबल को कह दें 1, बाकी को क्या कर दें 0 कर दें। अब इसी लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम को इस वाले डाटा सेट पे ट्रेन करें। तो ऐसा करने के ट्रेनिंग के बाद आपको क्या मिलेगा जी, ट्रेनिंग के बाद इसने हमें क्या दिया, देखें जरा, इस एल्गोरिथम को मैं, इस फॉर्मुलेशन को मैं यूज करूं तो इस लाइन के कोरस्पॉन्डिंग जी बेसिकली क्या है, बहुत पहले बात की है, जी बेसिकली जस्ट लाइक अ लाइन। ये इस तरह की लाइन आपने डिसीजन बाउंड्री, इस वाले केस के अंदर डिसीजन बाउंड्री आपने लर्न कर ली। और ये वाला फंक्शन बेसिकली क्या बताता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये फंक्शन क्या बताता है, लॉजिस्टिक फंक्शन। ये हमें देखें, आप जो भी इसे जी की वैल्यू देंगे, ई की पावर माइनस जी, यानी कि ये फंक्शन बेसिकली ई की, ये फंक्शन क्या करता है, किसी भी वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। यानी कि हमें ये ओवरऑल फंक्शन क्या देगा, 0 से लेके 1 के दरमियान वैल्यू देगा। ठीक है, जी की जो भी वैल्यू, याद है इसकी शक्ल भी याद है, ऐसे करके कुछ शक्ल थी इसकी। ठीक है, 0.5 ये 1 है और ये 0। ठीक है, यानी कि z की वैल्यू, ये हॉरिजॉन्टल z है, वर्टिकल मेरे पास a है या y, जिसे मैं यहाँ पे f z का है, f z है। ठीक है, तो ये मुझे वैल्यू हमेशा 0 और 1 के दरमियान वैल्यू देता है। अब इसका थोड़ी सी और वजाहत इस हवाले से ना, ये जो y प्रिडिक्शन है ना, इसको हमने ऐसे करके भी लिखा, देखें जरा, इसको हमने कहा ये है प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1 गिवन x। ठीक है, और अगर बाय यूजिंग द पैरामीटर दैट वी लर्न ड्यूरिंग ट्रेनिंग, फॉर एग्जांपल वो पैरामीटर हमने लर्न किए w एंड b। ठीक है, यानी कि इसको सादा करके बताऊं तो ये कुछ ऐसे है, y इज इक्वल टू 1 गिवन x, या और सादा करूं इसका मतलब क्या है, y इज इक्वल टू, यानी कितने परसेंट चांस, ये चांस हम है ना, प्रोबेबिलिटी, चांस या कॉन्फिडेंस, ये फंक्शन बेसिकली में कॉन्फिडेंस बता रहा है कितने परसेंट चांस है कि जो आपने इनपुट दी है ना वो क्लास 1 से बिलोंग करती है। अगर ये मेरी क्लास यहाँ पे स्टार की है तो यहाँ पे क्या होगा कि स्टार के होने के चांसेस कितने हैं। ठीक है, तो वो एक नंबर आएगा। ठीक है, जैसे 0.98 कह दिया मैंने, तो इसका क्या मतलब है कि 84% चांस है कि जो गिवन एक्स है ना वो स्टार है, और कितने परसेंट चांस है कि वो स्टार नहीं है। ठीक है, 1 माइनस 0.84। ठीक है, तो ये बेसिकली आइडिया था कि प्रोबेबिलिटी हमें हमेशा बता रही थी ये वाला फंक्शन, यानी कि ये वाला एक्टिवेशन फंक्शन हमें प्रोबेबिलिटी बता रहा है। अच्छा, अब जरा देखिएगा अच्छा, एक दो बातें और मैं यहाँ पे ऐड करूँ। अब देखिए, ये जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम है, इसे हमने दो तरह से देखा था। एक तो इस तरह से फॉर्मुलेशन, तो दूसरा ना हम इसे जब न्यूरल नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही थी ना, हमने कहा ये अस्यूम करें कि ये क्या है, ये क्या है, ऐसा नेटवर्क जिसका एक ही न्यूरॉन है। इसे आप कोई एक्स इनपुट दे रहे हैं और यहाँ ये जी और ए कंप्यूट हो रहे हैं और फिर उसके बाद आउटपुट मिल रही है आपको। ये इस नेटवर्क को नाम भी दिया था हमने, याद है, शैलो नेटवर्क को दूसरा नाम दिया था न्यूरल नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट में, क्या, शैलो नेटवर्क। ठीक है, जिसकी एक ही जस्ट लेयर है। ये बात समझ आ रही है? तो जस्ट ये हमें प्रेडिक्शन बेसिकली यहाँ से मिल रही है। हाँ जी, ये बातें समझ आ रही है, इसमें कोई सवाल तो नहीं है। अच्छा, अब जरा देखिएगा, अब मैंने इसी फॉर्मुलेशन को यूज़ किया पहले इस क्लास के लिए, जिसका मैंने डाटा सेट बनाया, और फिर मैंने ये डाटा सेट बनाने के बाद मैंने क्या लर्न किया, मैंने एक फंक्शन लर्न कर लिया, ये वाला फंक्शन लर्न कर लिया। ठीक है, जिसको नाम मैं कोई दे दूँ, कोई नाम दे दूँ, मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल F1 कह देता हूँ, F1 ऑफ Z कह देता हूँ। ठीक है, वो आपने लर्न कर लिया। यानी कि ये जो प्रोबेबिलिटी क्या बता रहा है, देखें जरा, स्टार के होने की प्रोबेबिलिटी बता रहा है।
देखें, और ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन लर्न की है आपने बेसिकली, ये डिसीजन बाउंड्री आपने लर्न की है। इस डिसीजन बाउंड्री के लिए जो पैरामीटर है मैंने जस्ट नाम चेंज कर दिया, ये है W1 और B1, या मैं ये कह देता हूँ ये फंक्शन है x, चलें इसे मैं इनपुट दूंगा और इसके पैरामीटर क्या हैं W1 और B1। अच्छा जी, तो ये ट्रेनिंग कर ली हमने, ठीक है, ये डेटा सेट बनाया, ट्रेनिंग कर ली, ये मॉडल हमने लर्न कर लिया। फिर दूसरा केस, हाँ जी, 1 वर्सेस ऑल, किसी दूसरी क्लास को आप 1 कह दें, यानी कि देखें अभी आपने ये वाली लाइन लर्न कर ली थी, ये वाला मॉडल लर्न कर दिया, जिसे मैंने क्या कहा था, F1x कह दिया, ठीक है। उसके बाद अब आप ये डिसीजन बाउंड्री लर्न कर चुके हैं, अब हम ये वाली ऐसी कोई डिसीजन बाउंड्री लर्न करना चाह रहे हैं। ऐसी डिसीजन बाउंड्री से मुराद क्या, जो मून को दूसरी क्लासेस से अलग करे। तो इस केस के अंदर क्या करेंगे, हम इसको 1 कह देंगे और बाकी को 0 कह देंगे। क्या मतलब, ऐसे ही आपने पहले एक डेटा सेट बनाया, बिल्कुल ऐसे ही आपने दूसरा डेटा सेट बनाना, ठीक है। यही तरीकाकार दोबारा रिपीट करना है आपने, ठीक है, यही स्टेप आपने करना है। ये टाइम एक दफ़ा कर लिया, फिर दूसरी दफ़ा भी आपने ऐसे ही डेटा सेट बनाना है, और जिसके अंदर आपने बेसिकली क्या करना है, मून की क्लास को 1 और बाकी को 0। ऐसा करने से आपके पास कोई फंक्शन 2 आ जाएगा, फॉर एग्जांपल मैं उसे 2x कह देता हूँ, इसके पैरामीटर अपने होंगे W2 और B2, इसकी अपनी कोई स्लोप, इसका कोई अपना इंटरसेप्ट होगा, इसे मैं 2 कह देता हूँ। तो वो कुछ ऐसी ही डिसीजन बाउंड्री होगी, ठीक है। देखिए इसकी अपनी स्लोप है और इसका अपना इंटरसेप्ट है, ठीक है। फिर तीसरी टाइम क्या करना है जी, बिल्कुल तीसरी दफ़ा भी ऐसे ही C टाइम, हाँ जी, ऐसे ही नया डेटा सेट बनाना है। नया डेटा सेट कैसे बनाएंगे, फेक डेटा सेट बनाना है, कैसा, जो इन दोनों को, इस क्लास को, क्लाउड को अलग करे, यानी कि प्रिपेयर अ न्यू डाटा सेट जिसके अंदर क्लाउड्स वाले डाटा को लेबल लगाएंगे 1, बाकियों को लेबल 0, और फिर आप ट्रेन करेंगे। तो ट्रेनिंग करने के बाद आप तीसरा एक फंक्शन लर्न कर लेंगे, फॉर एग्जांपल मैं उसे कह देता हूँ F3 ऑफ x, ठीक है, और इसके अपने पैरामीटर होंगे, W3 कह दूँ और B3 कह दूँ, सही है। अच्छा, अब जरा देखिएगा, यानी कि अब मेरे पास 3 मॉडल हैं, 3 तरह की डिसीजन बाउंड्री लर्न करने वाले, एक ये की हुई है, एक ये की है, एक ये की है, ठीक है। तो अब क्या होगा जी 3 डिसीजन बाउंड्री, ये भी है, ये भी है, इसको मैं जोड़ भी वैसे सकता हूँ, अगर मैं जोड़ने की कोशिश करूँ तो ये कुछ ऐसे करके होगा, ठीक है, ये ऐसी अलग अलग कर, ठीक है, इस तरह की सेपरेशन। जी आप क्या करेंगे जी, ये ट्रेनिंग होगी, टेस्ट टाइम पे क्या करना है, टेस्ट टाइम पे क्या करना है, शाबाश, टेस्ट टाइम पे आपने क्या करना है, तीनों मॉडल को, ये जो 3 मॉडल हैं, ये तीनों मॉडल F1 F2 F3, इनको आपने टेस्ट करना है, किसके, किसी भी इमेज पे, और और फिर क्या देखना है आपने, कौन सा मॉडल है वो ज्यादा प्रोबेबिलिटी देता है, जोन सा मॉडल की प्रोबेबिलिटी हाई आए, इसका मतलब है गिवन एक्स इज बिलोंग टू दैट टाइप ऑफ क्लास, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने इनपुट दी है क्लाउड की, तो कौन सा वाला मॉडल आपको ज्यादा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू देगा, कौन सा वाला, सी वाला, ठीक है। इसका मतलब है आपका जो गिवन इमेज था वो क्लाउड है, ठीक है। तो ये तरीकाकार हमने पहले, कोई सवाल इस हवाले से, ये तरीकाकार हमने पहले पढ़ा हुआ था, लेकिन देखें इसके अंदर क्या है, मसला क्या है, बीइंग अ प्रोग्रामर आपको एक एफर्ट लगानी पड़ी कि 3 डेटा सेट बनाने पड़े, 3 मॉडल ट्रेन करने पड़े, और उसके बाद फिर आपने टेस्ट टाइम पे एक सिलेक्शन की कि कौन सा बेस्ट है। और अभी मैं बात कर रहा हूँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम की, ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यकीनन हम चाहेंगे कोई डीप न्यूरल नेटवर्क में यूज़ करूँ, ठीक है। देखिए अभी हमने जस्ट लीनियर डिसीजन बाउंड्री लर्न की है, लेकिन रियल डाटा सेट के अंदर लीनियर डिसीजन बाउंड्री नहीं होती, क्या होती है, कम्प्लेक्स होती है। तो क्या मैं एक न्यूरॉन से कम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्री लर्न कर सकता हूँ, नहीं। न्यूरल नेटवर्क की डेफिनेशन ही हमने ये पढ़ी थी कि वो कम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्री लर्न कर देता है विदाउट एनी एफर्ट पुटिंग बाय अ प्रोग्रामर। आप जस्ट न्यूरल नेटवर्क बनाएं, डीप न्यूरल नेटवर्क, वो खुद ही आपके लिए कम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्री लर्न कर रहे हैं।
तो अगर फ़र्ज़ किया मैंने कम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्री लर्न करनी है, तो अगर मुझे इस तरह की एफर्ट दोबारा करनी पड़े कि मैं 3 डिफरेंट मॉडल्स डाटा सेट बनाऊँ, 3 डिफरेंट मॉडल को ट्रेन करूँ और फिर टेस्ट करूँ, तो यकीनन काफ़ी सारा टाइम लगेगा। तो ये ज़्यादा एफिशिएंट तरीक़ाकार नहीं है, ईजी तरीक़ाकार नहीं है। तो अब सवाल ये है, क्या इससे कोई बेहतर आसान तरीक़ाकार है? तो उसका जवाब है हाँ जी है। तो वो तरीक़ाकार क्या है कि आप मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन को ना यूज़ करें, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम को ना यूज़ करें, बल्कि किसको यूज़ करें? सॉफ्ट मैक्स रिग्रेशन एल्गोरिथम को यूज़ करें। उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर जो आखिरी लेयर है ना, उसके ऊपर क्या होगा? न्यूरल नेटवर्क की मैं बात कर रहा हूँ, तो आखिरी लेयर पे क्या होगा? जो एक्टिवेशन फंक्शन होगा वो सिग्मॉइड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? सॉफ्ट मैक्स होगा। ठीक है, अब वो कैसे होगा और उसके लिए हमें क्या एफर्ट करनी पड़ेगी, अब मैं उसके बारे में आपको बताने लगा। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है? चलें जी, अब वो देख लेते हैं। देखें जी, अब जरा ना मैं इस वाली ये जो डायग्राम, ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनका दोबारा से भी इस्तेमाल होने वाला है, ज़रा ज़हन में रखिएगा। देखिए जी, अभी हम चलें शैलो नेटवर्क की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि उसके ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा। अच्छा, ये करने से पहले ना मैं आपको एक और चीज़ यहाँ बता दूँ। ये मेरा है सिग्मॉइड फंक्शन, देखिए इसे मैं चेंज करने लगा हूँ। चेंज नहीं मतलब इसे एक और तरह से लिखने लगा हूँ। इसे मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, इसे मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, इसे मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ। कोई हर्ज तो नहीं है? ठीक है, जस्ट असल में मैं अब आपको सिग्मॉइड के बारे में बता रहा हूँ, तो जस्ट थोड़ा सा एक रिलेशनशिप जो आपको नज़र आए तो कि दोनों के अंदर ई की पावर ही यूज़ हो रही है। मतलब हम हमेशा चाहेंगे कि नेगेटिव वैल्यू को हम पॉजिटिव वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करें। ठीक है, और अच्छा थोड़ा सा और रिलेशनशिप दिखाना चाहूँ तो इसको मैंने ऐसे लिखा, इसको मैं ऐसे करके भी लिख दूँ, कोई हर्ज तो नहीं है? चले ठीक हो गया, अब आसान हो गया। अच्छा जी, अब पहली बात ये कि अब आर्किटेक्चर ज़रा हम चेंज करने लगे। ये शैलो नेटवर्क की अभी बात करते हैं, चूँकि अभी हम लीनियर डिसीजन बाउंड्री लर्न करने की बात कर रहे हैं, तो लीनियर बाउंड्री कैसे लर्न करेंगे। तो देखें जी, ये नेटवर्क कैसे होगा, मैं ये चीज़ें बताऊँ। ठीक है, ठीक है, चले जी, अब हम बात करते हैं सॉफ्ट मैक्स की। ठीक है, शैलो नेटवर्क ही है, मेरी एक लेयर ही है। अच्छा जी, जितनी नंबर ऑफ लेयर्स होंगी ना, सॉरी जितनी नंबर ऑफ क्लासेस होंगी, उतने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आपको रखने पड़ेंगे। कहाँ पे? आउटपुट लेयर पे। बाइनरी क्लासिफिकेशन के इसके अंदर जब आपने सिग्मॉइड को यूज़ किया तो आपने जस्ट एक न्यूरॉन रखा। अभी हमारी मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है, तो जितनी मेरी क्लासेस हैं, जैसे इस वाले केस के अंदर 3 हैं, या फ़र्ज़ किया मैंने कहा 4 हैं क्लासेस। ठीक है, मतलब यहाँ जैसे मून है, स्टार है, क्लाउड है, एक मैं कहूँ रेनबो के मेरे पास इमेजेस हैं। ठीक है, तो मैंने 4 क्लासेस कह दी फॉर इंस्टेंस। तो इसका क्या मतलब है, मुझे कितने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स रखने पड़ेंगे इसके अंदर? C = 4। कितने नंबर ऑफ न्यूरॉन रखने पड़ेंगे? यानी कि यहाँ मैं x इनपुट दूंगा, x मेरा क्या है? इमेज है। इमेज का भी बल्कि क्या है? इमेज को हम कैसे करके इनपुट देंगे? ऐसे ही दे देंगे जी। जी, ये इमेज है ना, इसका क्या करेंगे? मैं अभी एक ट्रेनिंग एग्जांपल की बात कर रहा हूँ जी। नहीं, इमेज को कैसे हमने इनपुट दिया था, चाबी बताएं। मैट्रिक्स बना के कि वेक्टर बना के? वेक्टर बना के। जो न्यूरॉन देखे ना, हमने क्या किया कि हम इस जो इनपुट है हमारी, इसको हम फ्लैट करेंगे और फिर इनपुट देंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज इसको
ज़हन में रखना है आपने। न्यूरल नेटवर्क के अंदर और कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के अंदर, जो कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम पढ़ेंगे, बुनियादी फ़र्क ये है कि यहाँ न्यूरल नेटवर्क के अंदर आपको फ्लैट करके इनपुट, आपको जो भी इमेज है उसे फ्लैट कर दे। फर्ज किया ये मेरा 28x28 का इमेज है, तो आपने क्या करना है, इसे फ्लैट कर देना है। याद आ रही बात कि पहली रो को फिर दूसरी रो के साथ जोड़ें, फिर तीसरी एंड सो ऑन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बताई हुई थी। तो ऐसा करने से आपके पास जो वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, 384 डायमेंशनल वेक्टर बनेगा, ठीक है। ये एक वेक्टर बनेगा आपके पास इस इमेज को कन्वर्ट, और वो वेक्टर आप इसे इनपुट इस वाले शैलो नेटवर्क को एज अ इनपुट देंगे, ठीक है। और इसके पैरामीटर होंगे W एंड V, और यकीनन आप डायमेंशन भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ आ रही, क्या डायमेंशन होगी बता सकते हैं, W की डायमेंशन बता दें जी। इनपुट डायमेंशन क्या है ये मैंने बता दिया आपको, 784 7 नंबर ऑफ रोज, हाँ ये मैं ठीक लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ रोज, हाँ ठीक है। डायमेंशन वेट्स बताएं जी, ये पहली लेयर ही एक है, चलें इसे 1 कह दें, क्या डायमेंशन होगी, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स यहाँ पे कितने हैं, यानी कि N0 क्या है, N0 क्या है 784, N1 क्या है 4, तो क्या डायमेंशन हो गई जी 4, इतनी बड़ी मैट्रिक्स होगी, ठीक है। और B की डायमेंशन क्या होगी 4, 1, यार भूल गए हम न्यूरल नेटवर्क थोड़ा सा, चले ठीक हो गई बात। यानी कि इसी तरह से अगर मैं B1 कह रहा हूँ इस वाली लेयर पे नंबर ऑफ न्यूरॉन्स को, तो वो भी 4, 1, ये पुरानी बातें थी। चलें जी, अब ज़रा हम अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं अभी जो बात कह रहा हूँ कि फ्लैट करते हैं ना, फ्लैट करते हैं इमेज को, तो जो नेबरहुड की इंफॉर्मेशन है वो लॉस हो जाती है। देखिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इमेज के कॉन्टेक्स्ट में ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करना है तो नेबरहुड की इंफॉर्मेशन बड़ी अहम है। कि आप देखना चाह रहे हैं कि इमेज के किस हिस्से के ऊपर जो है ना वो आई बनी हुई है, किस हिस्से के ऊपर जो है नोज बनी हुई है, तो वो नोज की पहचान या आई की पहचान कब होगी, जब आप उसके नेबरहुड के अंदर देखेंगे, एक पिक्सल के नेबरहुड के अंदर देखेंगे किस तरह की पिक्सल का कलर है, इंटेंसिटी वैल्यू क्या है। तो जब हम फ्लैट कर देते हैं ना अपने इमेज को एक वेक्टर फॉर्म के अंदर, तो ये वाली इंफॉर्मेशन लॉस ज़ाया हो जाती है। और अगर मैंने नेटवर्क को यूज़ किया, अगर फर्ज किया फ्लैट करने के बाद मैंने क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व की, बाइनरी क्लासिफिकेशन की, कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, आप देखेंगे कि जब मैं एक न्यूरल नेटवर्क को कंपेयर करूँगा ना कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के साथ, फॉर इंस्टेंस क्लासिफिकेशन के लिए, तो आप देखेंगे वहाँ पे आपको बेहतर एक्यूरेसी नजर आएगी। क्यों कि जो कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क है वो नेबरहुड इंफॉर्मेशन को मेंटेन कर रहा होता है। क्या मतलब, वहाँ आपने फ्लैट नहीं करना, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के अंदर आपने इमेज को ऐसा ऐसे ही इनपुट दे दें, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये बातें भी वहाँ पे होंगी। अच्छा जी, दोबारा से इस वाली प्रॉब्लम पे आ जाए, तो ये मैं कह रहा हूँ सॉफ्ट मैक्स अप्लाई करना है आखिरी लेयर के ऊपर, जैसे आपने आखिरी लेयर के ऊपर सिग्मॉइड अप्लाई किया था। तो यहाँ हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो अब देखें जरा, अब करना क्या है, जरा बड़ी तवज्जो से, बहुत आसान फॉर्मुलेशन है। देखिए बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप जी पहले कंप्यूट करते हैं, इस पे दो कंपटीशन होंगी, एक Z1 और दूसरा, यानी कि हर न्यूरॉन पे दो कंपटीशन हो रही है, एक Z1 की और दूसरी A1 की। यहाँ पे भी Z1 और A1, Z1 और A1, और इसी तरह से अच्छा मजे की बात, पहले हम जो ए वेक्टर था ना, ए वेक्टर, वो हम कंप्यूट करते थे सिग्मॉइड के साथ। सिग्मॉइड फंक्शन यानी कि लॉजिस्टिक बाइनरी क्लासिफिकेशन के केस के अंदर ये हमारे पास एक ही न्यूरॉन होता था। क्या मतलब, एक जी की वैल्यू इनपुट आती थी, उसी के ऊपर आप सिग्मॉइड को अप्लाई कर देते तो आपके पास एक ही आउटपुट आ जाती। लेकिन इस वाले केस के अंदर, सॉफ्ट मैक्स के केस के अंदर, आपके पास इनपुट क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा, Z1 Z2, सॉरी ये मैंने 1 1 लिख दी, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है,
ठीक है। इसी तरह से ये 1 2 3 और 4, ये एक वेक्टर आएगा, यानी कि जिस वेक्टर के अंदर एंट्रीज क्या है, Z1 Z2 Z3 और Z4। इसको फॉर एग्जांपल मैं Z कह देता हूं। ये मेरा Z वेक्टर इनपुट मिलेगा किसको, सॉफ्ट मैक्स को। वो कैसे करके, मतलब देखें, अब हर न्यूरॉन की जो आउटपुट है वो एक सॉफ्ट मैक्स ही आउटपुट है, मुझे ये बतानी है आउटपुट, ठीक है। अच्छा जी, अब बड़ी तवज्जो से प्लीज आपने कुछ बातें सुनी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे ना, ये जो पहली लेयर है, ये जो पहला न्यूरॉन है, ये बता रहा है प्रोबेबिलिटी किसकी, स्टार के बारे में। वो कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। और ये मैंने स्टार क्यों कह दिया, ये अभी दोबारा से जब हम लेबलिंग की बात करते हैं वहाँ फिक्स कर लेंगे। ये बताती है मून के बारे में कि जो आपने इनपुट दी है कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो जो इनपुट है वो मून की क्लास की है। इसी तरह से ये वाली जो आउटपुट है ये मुझे क्लाउड के बारे में बताएगी, ये कोई और अदर जो भी इमेज आपने रखा है उसके बारे में, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा फॉर्मुलेशन की बात, ये तो ज़बानी बात होगी। अब फंक्शन क्या होगा, वेरी सिंपल। अगर आप इसके साथ भी रिलेट करें ना तो आप कर सकते हैं। अब देखें सॉफ्ट मैक्स क्या होगा, जब भी सॉफ्ट मैक्स को अप्लाई करेंगे जी वेक्टर के ऊपर, तो ये क्या करेगा, ई की पावर जी डिवाइडेड बाय ई की पावर Z1 प्लस ई की पावर Z2 प्लस ई की पावर Z4, दैट्स इट। अगर आप इसे कंपेयर करें ना तो आपको लगेगा हाँ यार इसे कुछ करीब करीब है, ठीक है। अब तो ये एक डिफरेंट चीज़ है, दिस इज अ जनरलाइज फॉर्म ऑफ सॉफ्ट मैक्स, ठीक है। ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ अभी थोड़ी देर तक आपको बताता भी हूँ कि अगर आप इसको बनाना चाहें ना बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए तो आप बना सकते हैं, वेरी सिंपल। जस्ट 2 न्यूरॉन रख दें, तो बन जाएगी। अभी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये फॉर्मेशन समझ आ रही है कि नहीं, क्या मतलब, ये जो ई वेक्टर है, जो आपका जी वेक्टर है, उसके ऊपर, उसकी हर वैल्यू के ऊपर, मतलब इस फॉर्मेशन चले और इजी कर लेते हैं। इसका मतलब ये है ई की पावर Z1 ई की पावर Z2, ये जी वेक्टर है ना मेरा, ई की पावर Z3 यानी कि ई की पावर Z4, ये पूरा वेक्टर, हाँ जी, डिवाइडेड बाय, हाँ जी, ई की पावर Z1 प्लस ई की पावर Z2 प्लस ई की पावर Z4। ये मेरा क्या है, ये है सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन, जो भी आप जी पे अप्लाई करें। ये है जी मैथमेटिकल फार्मूलेशन ऑफ सॉफ्ट मैक्स फंक्शन। चलें, ये तो मैंने आपको बता दिया। आप यकीनन आप चाहेंगे कोई एग्जांपल भी हम कर लें ताकि हमें समझ आ जाए, तो एग्जांपल ये है। लेकिन जी फ़र्ज़ किया, मैं कहता हूँ ये जो मेरा जी वेक्टर है ना, इसकी जो वैल्यू है ना, ये ज़रा देखिएगा, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू है 5 2 -1 और 3। अब मेरा सवाल ये है, ये जी वेक्टर है, इसके ऊपर इस सॉफ्ट मैक्स फंक्शन को अप्लाई कर दें, शाबाश, क्या करेंगे, इट्स वेरी सिंपल जी, क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल। आप यहाँ लिखेंगे ई की पावर, जी बताएं, ये Z1 है ना 5, हाँ जी, ई की पावर 2, ई की पावर -1 और ई की पावर डिवाइडेड बाय, इन सारी वैल्यू का सम कर दें, ई की पावर 5 प्लस ई की पावर 2 प्लस ई की पावर -1 प्लस ई की पावर, ठीक है। आप लोग कंप्यूट करेंगे, जो मैंने कंप्यूट किया वो लिख दूँ, समझ आ गई इस बात की, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, मैं वो लिखने लगा। देखें, ये हर एंट्री का, ये इसका जवाब आएगा 148.4 1.4 7.4 0.4 21.1, और ये जो वैल्यू है ये ना, इसका सम, ये देखें, ये क्या आएगा 176.3। यानी कि ये बेसिकली क्या चीज़ है कि आपने जितनी भी
आउटपुट की वैल्यू आ रहे हैं जिनका ई की पावर आपने फॉर्मुलेशन के अंदर लिखा है, आपने इन सभी का सम ले लिया है और फिर आप डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आप इन आउटपुट की वैल्यूज को ना इस पे प्रेडिक्ट होने वैल्यू को नॉर्मलाइज कर लिया है। बड़ी तवज्जो से प्लीज आपने इस बात नॉर्मलाइज कर, क्या मतलब, अब आप दो इसका मतलब है, एक तो ऐसा करने से ना आप हर इन आउटपुट का ना आपस में कोई रिलेशनशिप है, क्योंकि आपने इसकी जो आउटपुट है उससे भी डिवाइड की है, डिवीजन वाले फैक्टर के अंदर वो आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात हम ये है कि जो आउटपुट आएगी ना वो बेसिकली आएंगी, ये फंक्शन जो आउटपुट देता है ना, देखें सिग्मॉइड फंक्शन जो था, दोबारा से बात, सिग्मॉइड फंक्शन हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करके देता था, जबकि सॉफ्टमैक्स फंक्शन जो है ना वो हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देता है, रेंज ऑफ वैल्यूज, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटीज। ये देखें रेंज कितनी, 4 वैल्यूज आ रही हैं वो प्रोबेबिलिटीज। अब इन प्रोबेबिलिटीज को आप ऐड करेंगे ना, बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मलाइजेशन उसका जो सम होगा ना वो 1 आएगा। ये मैं बात क्या कह रहा हूं अभी देखें, ये मेरे पास ये रिजल्ट आया, इसके बाद मैं अगर इससे डिवाइड करूंगा हर एलिमेंट पे तो मेरे पास जो रिजल्ट आएंगे ना वो ये आएंगे, वो मैं अभी आपको दिखाऊं तो ये आ रहा है 0.482, ये आ रहा है 0.042, ये आ रहा है 0.002 और आखिरी वैल्यू आ रही है 0.14। ये मेरा एक्टिवेशन फंक्शन, ये मेरा एक्टिवेशन वेक्टर है, यानी कि इस पे जो वैल्यू आ रही है, देखें जरा ये वैल्यू क्या आई है 0.4842, ये वैल्यू आ गई मेरे पास 0.042, ये वैल्यू आ गई 0.002, ये है 0.114। इनको ऐड करें ना, अगर सम करें ना तो ये सम पता किसके बराबर आएगा, 1 के। ठीक है जी, मेरी बात समझ आ रही है। तो अब देखें इसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी आ रही है क्या बता रही है, क्या इससे नजर आ रहा है, स्टार होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। इसका मतलब है जो भी आपने इमेज दिया है, जो इमेज आपने दिया है अगर वो स्टार है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा इसलिए आई कि जो इनपुट इमेज था वो यकीनन स्टार था, जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी आएगी वही क्लास है, उसको ही हमने प्रेडिक्ट किया। तो बात समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा, एक दो चीज़ें जस्ट फॉर कंपैरिजन, इनकी कोई बहुत अहमियत तो नहीं है लेकिन जस्ट ऐसे शो करना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ना एक दो चीज़ें और अगर आप देखेंगे ना, अगर z की वैल्यू बड़ी है ना, z का नंबर है 5, इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखें प्रिडिक्शन जो आई है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, बड़ी आ रही है। अगर नंबर को बहुत छोटा है ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, बहुत छोटी आ रही है। अब अगर आप फर्क देखते जाइएगा, इससे बड़ा नंबर है ना उसकी प्रोबेबिलिटी इससे बड़ी आएगी, 3 चूंकि 2 से बड़ा है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी जो 2 की प्रोबेबिलिटी है उससे भी बड़ी आ रही है। यानी कि जैसे एक बड़े नंबर, दो नंबर है ना, एक नंबर दूसरे से बड़ा है तो प्रोबेबिलिटी का फर्क भी बड़ा करके आता है, लेकिन सिग्मॉइड वाले फंक्शन के अंदर ऐसा नहीं था। वहां एक फिक्स रेंज के बाद ना बड़ा नंबर भी होता कोई फर्क नहीं पड़ता था। याद है ये देखें ना, ये वाला ग्राफ ऐसे जो थोड़ी देर पहले भी हमने ड्रा किया है कि ये ग्राफ ऐसे करके है कि देखें जरा, आफ्टर सम वैल्यू, मतलब यहां मैं लिखता हूं, यहां थी मेरा ख्याल है 4.6 और इस तरफ वैल्यू है 4.7। अगर ये मेरा z है और ये मेरे पास सिग्मॉइड फंक्शन की आउटपुट है, ठीक है, सिग्मॉइड ऑफ z है, ठीक है, जिसे हमने कहा 1/1 प्लस c की माइनस g। इसकी आउटपुट देखें आफ्टर दीज वैल्यूज 1.6, 4.6, अगर आपके पास 4.6 देखें तो दिस इज नियरली इक्वल टू 1, ये 1 है यहाँ पे, ये यहाँ पे 0 है, ये 0 है, ये 0 है यहाँ पे। और अगर मैं कहूँ मेरा z की वैल्यू है 100, तो आप देखेंगे जो आउटपुट है ना स्टिल क्लोज है किसके, फर्क नहीं बहुत पड़ रहा। और इसी तरह से नेगेटिव साइड पे भी ऐसे ही है, -4 है, 4.6 है, -100 की जो वैल्यू है वो भी तकरीबन 0 के बराबर भी है। लेकिन सॉफ्टमैक्स के केस के अंदर आपने देखा वहाँ पे अगर छोटी वैल्यू है तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी छोटी आती है, अगर बड़ी वैल्यू है तो बड़ी। सिग्निफिकेंट डिफरेंस है दो वैल्यू का, दो नंबर अगर आपस में कोई फर्क रखते हैं तो उनकी आउटपुट, उनकी प्रोबेबिलिटी में भी फर्क नजर आता है, सिग्निफिकेंट फर्क नजर आता है। ठीक है, ये बात समझ आई। चलिए दोबारा से इस वाली बात पे आ जाते हैं।
हाँ जी, अब ये तो मैंने आपको जस्ट इसकी फार्मूलेशन के बारे में बताया, सॉफ्टमैक्स की फार्मूलेशन में। इस हवाले से कोई सवाल? कोई सवाल? चलें जी, अब बात कर लेते हैं इसका ना ट्रेनिंग प्रोसेस पूरा देखते हैं कि अब हमने ये फंक्शन आखिरी लेयर पे तो लगा लिया है, अब इसके लिए हमें लेबल कैसे बनाना है, डाटा सेट कैसे बनाना है। ठीक है, तो डाटा सेट प्रेपरेशन की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। अच्छा जी, डाटा सेट प्रेपरेशन मैं इस तस्वीर को अभी नहीं मिटाना जा रहा, उस तरफ बना, ये बता दूँ, कोई मसला तो नहीं? ठीक है, लिख लिया, चलो। अच्छा, अब जरा देखिएगा अभी एक ट्रेनिंग एग्जांपल की, दोबारा से एक ट्रेनिंग एग्जांपल की हम बात करेंगे। देखिए जी, एक ट्रेनिंग एग्जांपल है, मैंने कोई इमेज सेंड किया, इसे यहाँ से कोई इमेज मैं सेंड करना चाहूँ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे लेबल क्या बनाना चाहिए। देखिए ना, यहाँ पे मैं 4 मेरी क्लासेस हैं या 3 मेरी क्लासेस हैं, तो मुझे क्या करना है। देखिए बाइनरी क्लासिफिकेशन थी ना, बाइनरी क्लास, इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेबल क्या बनाया आपने? मतलब 3 डेटा सेट बनाए ना जैसे हमने, तो यहाँ पे हम जो क्लास जिस क्लास को हम क्लासीफाई करना चाह रहे हैं, जिस क्लास को हम ट्रू कहना चाहते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग लेबल हमने रखा 1 और बाकी क्लासेस का करस्पॉन्डिंग लेबल क्या रखा 0। मतलब मेरी स्टार की क्लास को मैंने कह दिया 1 और बाकी को मैंने क्या कर दिया 0 कर दिया था, वो लेबल मेरा बन गया था। लेकिन अब मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के अंदर वो हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ वहां पे बाइनरी क्लासिफिकेशन के इसके अंदर आउटपुट मेरे पास एक थी वाई हैट, जिसके साथ मैं कंपेयर करता, यहां पे मेरे पास आउटपुट कितनी आ रही हैं 4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मुझे लेबल भी बनाना है ना, वो क्लासेस को कंसिडर करते हुए, नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है उनको कंसिडर करते हुए बनाना है। तो मेरा शाबाश, लेबल क्या होगा जी, लेबल क्या होगा, लेबल क्या होगा जी, एक वेक्टर होगा। मैं ऐसे भी कह सकता हूं 1 2 3 और 4। ठीक है, लेबल ऐसे बना सकता हूं। लेकिन लोग इस वाली स्कीम को, मतलब ऐसे करके मैं ऐसा कर सकता हूं जी, मेरा अगर ये वाला इमेज है ना, इसका लेबल पता क्या होगा 1, बाकी सारी चीजें क्या 0, ये इसका लेबल है। किसका? किस वाले इमेज का? स्टार वाले का। अच्छा, ये 1 मैं यहां पे क्यों लिखा, ये समझ आ रही है? क्योंकि यहां ये जो पहला न्यूरॉन है ना, जो आखिरी हमारे लेयर पे जो पहला न्यूरॉन है, उसको हमने फिक्स किया किसके लिए, स्टार के लिए। तो आपने लेबल आर्किटेक्चर को देख के बनाना है। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा लेबल क्या होगा, इस क्लास के लिए लेबल क्या होगा बता सकते हैं जी, क्या होगा 0 1, एक ये हो सकता था, मैं ऐसे करता 0 2 0 0, ऐसे मैं कर सकता हूं, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया, बल्कि मैंने क्या करना चाहा, जो मुझे आपने थोड़ी देर पहले बताया, क्या करूं उससे मैं 1 कर। इस स्कीम का एक नाम है, इसे पता क्या कहते हैं, इसे कहते हैं 1 हॉट इनकोडिंग वेक्टर, जिसके अंदर जो क्लास का लेबल है, जो क्लास है, जो जिसका एक्स है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लेबल है उसको 1 कर दे। ठीक है, बाकी सारी वैल्यू को 0 कर दे। मतलब इस वाले वेक्टर के अंदर हमने फिक्स कर दिया है, इस वेक्टर की जो पहली वैल्यू है वो स्टार के साथ है, इस वेक्टर के अंदर जो दूसरी वैल्यू है वो मून के साथ है, इस वेक्टर के अंदर जो तीसरी वैल्यू है, तीसरी एंट्री है, उसे हमने क्लाउड के लिए रखा है, और चौथी एंट्री इसको हमने अदर के लिए रखा है। ठीक है, तो जो आपके पास इमेज है, जो आपके पास एक्स है, उसी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री को आप 1 कर दे, बाकी सभी को 0 कर दे। ठीक है, तो इसका क्या होगा जी, हाँ जी, कौन बताएगा, क्लाउड का क्या होगा, क्लाउड वाले इमेज का लेबल क्या होगा 0 0 1 और 0, ये लेबल बना लिया हमने। ठीक है, देखें फिर दोबारा सीक्वेंस से, ये लेबल हमारा हो गया, ये हमारा आर्किटेक्चर हो गया, और इस आर्किटेक्चर के अंदर हमने कौन सा फंक्शन यूज किया, सॉफ्टमैक्स। ठीक है, और जिसकी फॉर्मुलेशन हमने, यानी कि इसके अंदर हमने सॉफ्टमैक्स को यूज किया एज अ एक्टिवेशन फंक्शन, e की पावर c, इसे मैं ऐसे करके समेशन करके ऐसे करके लिख सकता हूँ, i इक्वल टू 1 to नंबर ऑफ न्यूरॉन एट दिस क्लास, या नंबर ऑफ क्लासेस, मैं c भी कर सकता हूँ।
सी और का होना, सी और नंबर ऑफ न्यूरॉन्स का सेम होना ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ लिख दूँ e की पावर g ऑफ i, ठीक है। अच्छा जी, अब ये बात हो गई। अब मेरे पास कोई प्रिडिक्शन आ गई, जैसे ये वाली प्रिडिक्शन हमारे पास आई है, ये प्रिडिक्शन आ गई हमारे पास, ये पूरा पूरा वेक्टर आ गया। हाँ जी, जस्ट लाइक शैलो नेटवर्क है तो फॉरवर्ड पास हुआ, तो फिर उसके बाद क्या करते हैं हम जी, उसके बाद क्या करते हैं, लॉस फाइंड करते हैं। तो इसके लिए लॉस कौन सा है जिसे हम यूज़ करेंगे, उसका नाम है मतलब लॉस बिटवीन आवर प्रिडिक्शन और हमारा लेबल। वो क्या होगा, मतलब हमारा लेबल और प्रेडिक्शन के दरमियान हम लॉस फाइंड करेंगे। वो क्या है, वो समझें, वो जो हमने बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी फंक्शन यूज़ किया था ना, उसी का वेरिएंट है बेसिकली। जस्ट लाइक इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्रॉस एंट्रोपी, ये फंक्शन। तो क्रॉस एंट्रोपी फंक्शन क्या है कि जस्ट आप ये लिखेंगे, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n या नंबर ऑफ क्लासेस yi log y हैट। बस जस्ट बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी का जो पहला पार्ट है उसे आपने लिखा और उसके साथ ये वाली समेशन को ऐड कर, ठीक है। ये बात समझ आई है, ठीक है। अगर आप चाहें तो मीन स्क्वायर एरर को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको शायद याद हो कि हमने जब लीनियर रिग्रेशन से बाइनरी क्लासिफिकेशन की तरफ मूव किए तो हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि हमें मीन स्क्वायर एरर यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम के लिए हमें बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी फंक्शन यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल उसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ हमें क्रॉस एंट्रोपी फंक्शन यूज़ करना चाहिए, ना कि मीन स्क्वायर एरर। कर सकते हैं हम, लेकिन ये बेहतर हमें रिजल्ट देगा, जल्दी हमारा जो मॉडल है वो कन्वर्ज कर जाएगा इसको यूज़ करके, ठीक है। तो आप देखें ज़रा ये फॉर्मेशन है कि आप ज़रा इसके बारे में ज़रा देख लेते हैं। देखें जी, फ़र्ज़ किया, बड़ी तवज्जो से प्लीज़ आपने देखना, मैंने ना नेटवर्क को जो इनपुट दी है ना, मैंने जो नेटवर्क को इनपुट दी है, वो मैं कह देता हूं, फर्ज किया मैं कहता हूं ये जो मेरा इमेज था ना, ये जो मेरा इमेज था स्टार का, ये मेरा एक्स है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरा लेबल क्या है 1 0 0 0। अब मैं कहता हूं ये वाला लॉस फंक्शन है, शाबाश, ये मेरा लेबल, ये मेरा इमेज और इससे कॉरस्पॉन्डिंग ये मेरी प्रेडिक्शन। बताएं लॉस क्या होगा, लॉस की वैल्यू क्या आई। देखें बड़ा आसान है कंप्यूट करना। इसके अंदर जरा देखें, ये लेबल है ना, ये लेबल, इसके अंदर ये पहली एंट्री है y1, ये दूसरी एंट्री क्या है y3 एंड y4। यहां पे y1 सॉरी y2 y3 y4 ये सारी क्या है 0, सिर्फ आपकी y1 क्या है 1। अब मैं इस इक्वेशन को अगर ओपन करूं तो इसके अंदर क्या आएगा, ये देखें ना, ये 4 एंट्रीज है ना, ये c या n, ये फंक्शन ये मेरा बनेगा ना x1। इसी वाली फंक्शन को मैं ओपन करूं, y1 log y1 प्लस y2 log y2, ठीक है। और इसी तरह से प्लस y3 log y3 हैट प्लस y4 log y4 हैट। जस्ट वैल्यू पुट करें, ये देखें, ये तीनों मीन, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, जस्ट इसके अंदर वैल्यू है। ये y1 क्या है बेसिकली 1। अब देखें जरा, ये 1 हॉट इनकोडिंग का फायदा कि अब आपको कोई किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, ये 1 है ऑलरेडी,
यानी कि ये 1 निकल गया। अगर मैंने वहाँ पे 2, 3, 4 अप्लाई किया होता तो मुझे लिखना पड़ता बकायदा, वो 2, 3 के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं। अब जस्ट ये हमारी कंप्यूटेशन जो है ना बड़ी आसान हो गई। तो जस्ट इस वाले के साथ यानी कि ये आप कंप्यूट करें। हाँ जी, क्या क्या वैल्यू आएगी बताएंगे? शाबाश। यानी कि ये आपने करना है माइनस लॉग, क्या आई है वैल्यू? 0.42। जी क्या नंबर आया बताएंगे? ये नेचुरल लॉग है। जी क्या आंसर आया? नेचुरल लॉग। जी 0.117। ठीक है, इट्स फाइन। ठीक है, तो ये हमारा लॉस आ गया। अब इस लॉस को यूज़ करना है और हमने बैकवर्ड प्रोसेस करना है। अब और बड़े मज़े की बात समझ आ रही है ना, चूंकि जैसा लेबल दिया था वैसे ही हमारी वैल्यू आ गई, इस वजह से लॉस की वैल्यू छोटी आई, कम आई। अच्छा जी, अब जरा देखें, ये फॉरवर्ड पास की पूरी बात होगी, ठीक है, या प्रिडिक्शन की बात। इसके बाद हमने क्या करना होता है? बैकवर्ड पास शैलो नेटवर्क की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो बैकवर्ड पास के अंदर बेसिकली क्या करते हैं हम? ग्रेडियंट कंप्यूट करते हैं। याद है वहां हमने बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी फंक्शन को यूज किया था इन ऑर्डर टू फाइंड द ग्रेडियंट्स। मतलब मैं डी ए फाइंड जो किया था, याद है? उसके अंदर हमने क्या किया था? इसका डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू ए। तो हाँ, इसका लेंगे जी आप, इस वाली टर्म जो मैंने समेशन लिखी थी सिंपल, ठीक है। इसका जस्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो इसको इसी को यूज करेंगे फर्दर, डी जी फाइंड, इसी को यूज करेंगे फर्दर। लेकिन मजे की बात, अब हमने खुद से कुछ भी नहीं करना, जितनी मेहनत करनी थी वो हमने मशीन लर्निंग कोर्स के अंदर कर ली, ठीक है। वहाँ पे हमने फॉरवर्ड पास भी की एक एक फार्मूलेशन को देखा, बैकवर्ड पास की एक एक फार्मूलेशन को देखा, लूप इस्तेमाल की। अब हम इंशाल्लाह यूज़ करेंगे डीप लर्निंग फ्रेमवर्क जिसका नाम है पाइटार्च, उसको यूज़ करेंगे, वो हमारे लिए सारा काम खुद ही कर देगा। मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा फॉरवर्ड पास हो जाएगा, एक स्टेटमेंट लिखूंगा बैकवर्ड पास हो जाएगा, एक स्टेटमेंट लिखूंगा वेट्स अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें इस तरफ नहीं, लेकिन अगर हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। अब वहां पे जो आपने बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी फंक्शन यूज किया था, फर्स्ट कि आप चाह रहे हैं कि मैं खुद ही करना चाह रहा हूँ, ग्रेडियंट्स मैं खुद ही कंप्यूट कर रहा हूँ, तो आप कर सकते हैं। अब जस्ट लॉस फंक्शन आपका चेंज है, ठीक है। यहाँ क्रॉस एंट्रोपी है, वहाँ बाइनरी, बाकी सारी कंप्यूटेशन वैसे ही है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये बात हो गई। और ये कोई सवाल इस हवाले से? चलें, अब मैं अभी एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल की मैंने बात की, तो जनरली हम क्या करते हैं, क्या एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल सेंड करते हैं ट्रेनिंग करते हुए? जी क्या करते हैं? मल्टीपल ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स को, या बल्कि अभी आपको जो पिछले कोर्स के अंदर पढ़ाया वो ये पढ़ाया था कि आप एम मैट्रिक्स बनाते हैं, याद है? एक्स मैट्रिक्स, डिज़ाइन मैट्रिक्स बनाते हैं, जिसके अंदर क्या करते थे आप? सारी की सारी ट्रेनिंग एग्जाम्पल को, ये पहली ट्रेनिंग एग्जाम्पल है मेरी, इसके सारे फीचर, ये दूसरी ट्रेनिंग एग्जाम्पल है, इसके सारे फीचर, एंड अप टू ये मेरी एम ट्रेनिंग एग्जाम्पल है, इसके सारे फीचर। आप इस तरह से उन्हें स्टैक करते थे और फिर सेंड करते थे। ये ठीक है अगर, और इस वाले मेथड को पता क्या कहते हैं टेक्निकली? इसको कहते हैं बैच। मतलब ऐसे करके आप नेटवर्क को ट्रेन करें तो ये वाला जो मॉडल, ये एल्गोरिथम होगा, ये कहलाता है बैच ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम। लेकिन अगर फर्ज किया आपकी नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल हैं 50 लाख, फिर क्या होगा? फिर क्या करेंगे? फिर 50 लाख की मैट्रिक्स बना देंगे ऐसे करके? बना तो सकते हैं हम, लेकिन उसका मसला क्या होगा? बता सकते हैं क्या मसला होगा? उसके साथ मसला ये होगा, हो सकता है जो आपके पास कंप्यूटेशनल रिसोर्स हैं वो भी पूरे ना हो जाए, मतलब मेमोरी का इशू आ जाए, ठीक है। अगर फर्ज किया आप कहते हैं मेमोरी का कोई इशू नहीं है, तो फिर ये हो सकता है कि 50 लाख ट्रेनिंग को, एग्जाम्पल को प्रोसेस हमने करना है, उसको फॉरवर्ड करना, प्रेडिक्शन ले करना मानी, और उसके बाद फिर ग्रेडियंट कंप्यूट करने, फिर वेट्स अपडेट करने, उसमें यानी कि एक पूरी इपॉक के लिए काफ़ी सारा टाइम लगेगा, नेटवर्क को काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ा टाइम लगेगा, बड़ा टाइम लगेगा। इसका क्या मतलब है? जब वेट्स अपडेट होंगे उसके बाद आप इस काबिल होंगे कि आप अपने वैलिडेशन डेटासेट पे या टेस्टिंग डेटासेट पे रिजल्ट को देख सकें कि किस तरह से हमारा नेटवर्क जो है वो परफॉर्म कर रहा है। तो बीइंग अ मशीन लर्निंग इंजीनियर आपको बड़ा वेट करना पड़ेगा। तो अभी तो मैं बात कर रहा हूँ शैलो नेटवर्क की, लेकिन अगर हमारा नेटवर्क हो कौन से वाला? डीप न्यूरल नेटवर्क, तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि डीप न्यूरल नेटवर्क के बारे में, इसकी ट्रेनिंग के बारे में हमने कई दफ़ा बात की है कि जो ट्रेनिंग प्रोसेस है वो आइटरेटिव है। क्या मतलब? आपके जहन में कोई आइडिया आया,
उसको आपने इम्प्लीमेंट किया, कोड किया, फिर आपने एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद फिर उसके जो रिजल्ट आए उन्हें वैल्यूएट आपने किया, उसके बाद फिर कोई डिसीजन मेकिंग की कि लास्ट टाइम मैं जो अल्फ़ा की वैल्यू रखी, लर्निंग रेट रखा, वो ठीक नहीं था, अब मुझे चेंज करना है। तो इस लूप से गुजरने के लिए आपको बड़ा सारा टाइम लगेगा। ठीक है, तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है कि बैच ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम को यूज़ ना करें, उसकी जगह पे क्या यूज़ करें, क्या करें फिर, यानी कि ये एक एक्सट्रीम की सारी ट्रेनिंग एग्जाम्पल को सेंड करें। दूसरी एक्सट्रीम ये है आप एक एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल सेंड करें, लेकिन उसके साथ क्या मसला है, लूप लगेगी। यानी कि यहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के साथ काम हो रहा था, वहाँ पे लूप के साथ आपको सारा ये सारी बातें हमने मशीन लर्निंग कोर्स के अंदर की थी। तो लूप के साथ ट्रेनिंग करवाना कोई अच्छी बात नहीं है। तो इसका मतलब है कोई दरमियानी सोल्यूशन देखना। वो दरमियानी सोल्यूशन का नाम है मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम। के बजाय कि आप 50 लाख एग्जाम्पल जो है उनका एक मैट्रिक्स बनाएं, वुड बी नाइस आप 1000 की एग्जाम्पल्स को एक स्टैक बनाएं, एक मैट्रिक्स बनाएं, उसे सेंड करें, फिर दूसरा 1000 सेंड करें एंड सो ऑन। ठीक है, तो दिस आइडिया इज कॉल्ड मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम। इसके बारे में और अगर आप पढ़ना सुनना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने डीप लर्निंग का एक कोर्स जो है मैं एमफिल पीएचडी वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो उसके अंदर आपको इन सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि किस तरह से हम न्यूरल नेटवर्क की परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की हैं। अच्छा जी, आप ज़रा देखें, फर्ज किया मैंने ये, चले जी, ये मैंने अपनी डिज़ाइन मैट्रिक्स बनाई जिसके अंदर मैंने कह रहा हूँ कम नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल रखी है। ठीक है, बड़ी तवज्जो से प्लीज़, आसान करने लगा बात। ये फर्ज किया मैं कहता हूँ 4 एग्जाम्पल्स, ये पहली ट्रेनिंग एग्जाम्पल है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी ट्रेनिंग एग्जाम्पल है। ठीक है, यही मेरी इमेज जो मैं सेंड कर रहा हूँ, ये मेरी डिज़ाइन। अब ये जो मैट्रिक्स है मेरी, ठीक है, इसका एक बैच है, फॉर एग्जांपल ये है, इसे एक्स कह लें या एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जैसे मैंने करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया टी, कोई यानी कि बैच एक बैच आपने सेंड किया, इसे कॉरस्पॉन्डिंग लेबल क्या होगा, शाबाश जी, ये मैं कह देता हूँ ये मेरी स्टार की एग्जांपल है, ये मेरी क्लाउड की है, और ये मेरी ये भी क्लाउड की है, और ये जो है ना ये मून की एग्जांपल है। शाबाश, इनके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे वाई मैट्रिक्स भी बनानी है। ऐसे ही करते थे ना हम पहले भी, याद है, पहले भी हम ऐसे ही करते थे। पहले के इसके अंदर बाइनरी क्लासिफिकेशन के अंदर एक्स मैट्रिक्स तो ऐसे ही होती थी, लेकिन वाई के अंदर क्या होता था, वाई के अंदर जस्ट एक एग्जांपल, मतलब बाइनरी क्लासिफिकेशन के इसके अंदर क्या, अगर ये स्टार है तो इसे 1 कर दें, स्टार के अलावा जो भी है उसे सभी को 0 कर दें, जहां स्टार आए 1 कर दें, ये लेबल बना देते। यहां पे लेबल क्या होगा, शाबाश, वेक्टर्स आएंगे, शाबाश। तो क्या आएगा, इसका वेक्टर क्या आएगा, इसका वेक्टर आएगा 0 सॉरी 1 0 0 0, इसका वेक्टर क्या आएगा 0 0 1 0, इसका वेक्टर क्या आएगा, और इसका 0। तो ये आपको, और इसके बाद फर्दर फिर आप क्या करेंगे, फॉरवर्ड पास करेंगे, और अगेन यहां पे आप लॉस नहीं, बल्कि ये लॉस तो फाइंड किया एक ट्रेनिंग एग्जांपल का, बेसिकली अभी हम फिर क्या फाइंड करना होगा, हमें कॉस्ट फाइंड करनी, विच इज इक्वल टू 1/m समेशन i इज इक्वल टू 1 to m से मुराद क्या, कितनी नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल एक बैच के अंदर है, ठीक है, एक मिनी बैच के अंदर है, और इनटू y, ठीक है। तो ये हमारा जनाब ट्रेनिंग प्रोसेस है। कोई सवाल है तो कर ले, इसकी समझ आ गई। चलें जी, ये सारा कुछ था किसके बारे में, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं मल्टी लेवल, इंतहाई आसान, ये जितनी वो आप पहले ही जानते हैं, प्लीज परेशान ना हो कि वो कोई लंबी कहानी नहीं, बहुत ही आसान है ये, ज़रा इस पर ज़रा हमने टाइम लग लिया ताकि उसके बारे में आपको पहले ही बहुत सारा पता है, उसके इसके अंदर क्या होना है। अच्छा जी, अब पहले बात, फ़र्क क्या है जी, फ़र्क क्या है अच्छा प्लीज एक और बात यहां मैं कह दूं, देखें जी, अगर आपने शैलो नेटवर्क यूज किया ना, तो अब आपका ये जो नेटवर्क है शैलो नेटवर्क या लॉजिस्टिक नहीं, सॉफ्ट मैक्स रिग्रेशन एल्गोरिथम, अब ये खुद ब खुद आपके लिए, बड़ी वजह से देखिएगा, ये अगर मैं कहूं 3 क्लासें हैं ना, तो ये 3 लाइनें खुद ही लर्न कर लेगा, ठीक है।
ये लीनियर फंक्शन है ना, ये लीनियर फंक्शन लर्न कर रहे हैं ना। ये z क्या है बेसिकली, z1 z2 z3 z4, 4 लाइनें हैं बेसिकली, 4 डिसीजन बाउंड्री जो आपस में क्लासेस को फर्क कर रही हैं। हाँ, हमारे केस के अंदर जो पिक्टोरिकली मैंने आपको 3 क्लासें दिखाई हैं, इसका मतलब 3 लाइनें आपने लर्न की। अब मेरा आपसे सवाल है, जनरली तो हमारी क्लासेस जो हैं वो लीनियरली सेपरेबल नहीं होती, उन्हें हम नॉन लीनियरली सेपरेट करते हैं। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या मैं शैलो नेटवर्क यूज करूंगा? नहीं, फिर क्या करूंगा? डीप न्यूरल नेटवर्क। तो डीप न्यूरल नेटवर्क एंड पे उसके सॉफ्टनेस से लगाएं तो वो ऑटोमेटिकली नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री लर्न करेगा बिटवीन मल्टीपल क्लासेस। ठीक है, ये बात समझ आ गई? चलें जी, अब आखिरी बात, मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन क्या है? मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन का और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का क्या फर्क है? तरह ये देख लीजिए। देखिए जी, शाबाश, बहुत आसान बात है। सबसे पहले फर्क क्या है कि एक इमेज जो है ना मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन के अंदर, एक लेवल के ऊपर मल्टीपल इमेज, मल्टीपल ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। बाइनरी क्लासिफिकेशन या मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन केस के अंदर जो इनपुट इमेज है उस पर हमेशा एक क्लास होगी, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन केस के अंदर एक इमेज के ऊपर मल्टीपल क्लासेस या मल्टीपल जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ये वाली तस्वीर है, इसके ऊपर क्या है? 2 ऑब्जेक्ट हैं। ये वाली तस्वीर है, इसके ऊपर भी 2 ऑब्जेक्ट हैं। ये वाली तस्वीर है जिसके ऊपर 3 ऑब्जेक्ट एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसके लिए बात शुरू कर लेते हैं। हाँ, डेटा सेट कैसा बनाना है जी, बताएं जी। इमेजेस तो ये हो गए, इनके कॉरस्पॉन्डिंग लेबल क्या होंगे? वेरी सिंपल, बिल्कुल वही सी आइडिया, क्विक स्टेप जी, शाबाश। अभी यही समझे, ये ऐसे ही हमें कुछ वैल्यू मिलेगी। वो क्या करेगा वो मैं अभी आप बताता हूं जी। क्या बनेगा? इसका लेबल क्या है? 0। इसके कॉन्टेक्स्ट में बता दें जी, 0 1 1 और 0, ये लेबल होगा। ठीक है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के इसके अंदर एक जस्ट वैल्यू को हम 1 करते हैं। इसका क्या होगा जी? 1 0 1 0। इस वाले केस के अंदर ठीक है। अच्छा जी, अब जरा नेटवर्क की बात कर लें। बिल्कुल आर्किटेक्चर ऐसे ही होना है। ठीक है, फर्स्ट किया मैं कहता हूं 3 क्लासेस, 3 क्लासेस कर लेते हैं जी। 3 क्लासेस है, ठीक है, 3 क्लासेस हैं। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने क्या करना है? मैं आखिरी लेयर की बात कर रहा हूं। ठीक है, आखिरी लेयर की, ये शैलो नेटवर्क है या डीप नेटवर्क है? आखिरी लेयर की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा जी, यहां जो देखें हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल क्लासेस को मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। मल्टीपल क्लासेस के बारे में जानना चाह रहे हैं कि एक इमेज के अंदर है कि नहीं। तो अब आपने इसके ऊपर जो फंक्शन यूज करना है ना, वो सॉफ्ट मैक्स नहीं है, बल्कि क्या है? पुराना सिग्मॉइड ही है। बड़ी तवज्जो से प्लीज, सिग्मॉइड जब आप यूज करेंगे ना, यानी कि हर एक के ऊपर सिग्मॉइड फंक्शन है। ये A1 A2 A3 A, अब क्लासेस हमने 3 रखी हैं, तो तीनों के तीनों जगहों पे आपको सिग्मॉइड फंक्शन बताएगा हर क्लास के बारे में। ठीक है, चलिए, अगर मैंने 3 क्लासें नहीं, ये वाला लेबल मैं मिटा देता हूं। ठीक है, 3 क्लासें हैं, तो आखिरी 3 न्यूरॉन्स हैं ना, 3 न्यूरॉन्स। अच्छा, ये मुझे बताएगा बड़ी तवज्जो से, अगर इसको मैंने कहा ये स्टार के बारे में है, ये मून के बारे में है, ये क्लाउड के बारे में, ये बताएगा। देखें जरा, आपने इनपुट दी कोई इमेज भी जिसके ऊपर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हों। ठीक है, इवन सिंगल भी इमेज हो सकता है, सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, मल्टीपल यानी कि एक इमेज के ऊपर एक तो हो सकता है, तो मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो वो ये क्या बताएगा? ये हर आउटपुट ये बताएगी कि मुझसे बिलोंग करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। यानी कि क्या मतलब, ऐसे समझें कि जो पहला यूनिट है ना, ये बताएगा प्रोबेबिलिटी या चांस कि जो गिवन इनपुट है ना उसके ऊपर स्टार है कि नहीं, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। जैसे पहले सिग्मॉइड जैसे काम करता है कि वो हमेशा में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी कि गिवन इनपुट
क्या इस वाली क्लास से बिलोंग करती है कि नहीं। यहाँ पे जो पहली आउटपुट है ये बताएगी कितने % चांस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है, कितना कॉन्फिडेंस है कि गिवन इनपुट जो है ना वो स्टार है। दूसरी आउटपुट क्या बताएगी कि गिवन जो इनपुट है ना उसके ऊपर मून है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। और तीसरी आउटपुट क्या बताएगी, वो हमें स्टार के बारे में बताए, सॉरी ये हमें क्लाउड्स के बारे में बताएगी। अच्छा, यानी कि हर न्यूरॉन इंडिपेंडेंट, हर सिग्मॉइड फंक्शन इंडिपेंडेंटली प्रोबेबिलिटी बताएगा हर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की। बड़ी तवज्जो से इस बात को सुनिएगा, हर न्यूरॉन की जो आउटपुट है किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की प्रोबेबिलिटी बता रही है। क्या मैं इसको सम करूं तो इसका सम क्या 1 के बराबर आएगा। यहां तो 1 आ गया था ना सिग्मॉइड वाले केस के अंदर, तो सॉफ्टमैक्स के केस के अंदर क्या यहां 1 आएगा, यहां नहीं आएगा क्योंकि एक तो हमने नॉर्मलाइज नहीं किया, हर कोई इंडिपेंडेंट, ये एक इंडिपेंडेंट। यहां पे ये जो सिग्मॉइड का देखिए जरा, यहां सिग्मॉइड फंक्शन इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है किसके ऊपर, z1 के ऊपर, 1/1 प्लस e की माइनस z। इसका कोई रिलेशन नहीं है इसके साथ, ये इंडिपेंडेंटली काम बता रहा है किसके ऊपर, z2 के ऊपर, 1/1 प्लस e की माइनस z2, ये z1 z2 और इसी तरह से ये z3 के ऊपर। तो इस बिकॉज ऑफ दैट ये प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो 1 नहीं होगी। वहां तो हम जो प्रेडिक्शन कर रहे थे उसे नॉर्मलाइज भी किया था, हर आउटपुट का दूसरी आउटपुट के साथ एक रिलेशन था, यहां पे नहीं ऐसा। ठीक है जी। अच्छा जी, ये तो मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं, डाटा सेट कैसे बनाना है, दूसरा मैंने आपको ये बताया है आर्किटेक्चर कैसे बनाना है। अब तीसरी बात, हाँ जी, लॉस फंक्शन क्या होगा जी, शाबाश जी, सिग्मॉइड आ गया है तो अब क्या होना चाहिए, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी फंक्शन। ठीक है, तो लॉस के साथ लिखूं तो क्या होगा, बेसिकली आपने माइनस साइन सम करना है, माइनस जी y इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 1 to n या c, ठीक है, नंबर ऑफ क्लासेस, बस बाकी सब कुछ सॉरी सेम नहीं लिखा ही नहीं कुछ। हाँ जी, यहां पे क्या आएगा y हाँ जी y log yi log of yi hat प्लस 1 माइनस yi इंटू log 1 माइनस yi hat। अब बस इस आखिरी बात पे लेक्चर ख़त्म करते हैं कि एक एग्जांपल हम कर लें। अगर मैं आपको कह दूँ, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास जो मॉडल ने प्रेडिक्शन की है ना, इसने जो प्रेडिक्शन की है वैल्यू, मतलब कोई एक इनपुट इसे हमने दी, फॉर एग्जांपल इसे मैंने जो इनपुट इमेज दिया ना, इनपुट इमेज दिया वो ये था, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास ट्रेनिंग के दौरान, अभी मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ठीक है, पहली आइट्रेशन भी समझ सकते हैं आप, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आई वो मैं लिख रहा हूँ ऐसा जैसे ही, ये कोई ऐसी आउटपुट है, ये मेरा आउटपुट है, ये बेसिकली क्या है, y हैट, ये y1 हैट है, ये है बेसिकली y1 हैट, ये है y2 हैट, ये है y3 हैट, ठीक है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लेबल है ना, जरा वो देख लें, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लेबल है, ये y हैट है, ये y है, y की वैल्यू क्या है, फर्ज किया मैं कहता हूँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये थी वैल्यू 0 1, ठीक है, यही बनाया ना हमने, ठीक है। चले जी, अब सवाल आपसे ये है, इसका लॉस बता के दें, शाबाश, बहुत आसान है। इस फॉर्मुलेशन को ओपन करें, इसके अंदर वैल्यू पुट करें और दैट्स इट। समझ आ रही कि नहीं बात, क्या करेंगे, हाँ जी, नंबर ऑफ कितनी है क्लासेस, 3 है, तो क्या होगा y1 log, ये i है, ये i है, ठीक है, log y1 हैट प्लस 1 माइनस
log of 1 माइनस y1 हैड प्लस, हाँ जी, y2 log y2 हैड प्लस इसके सब के बाहर क्या है, माइनस, माइनस साइन है। ठीक है जी। अब देखें ज़रा, वैल्यू को पुट कर रहे हैं पहले y के बारे में। ये क्या है, दिस इज y1, दिस इज y2, दिस इज y3। अब मैं इन वैल्यू को पुट कर रहा हूँ। y1 को अगर मैं पुट करूँ ज़रा देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये 1, इसको मैं ऐसे ख़त्म कर दूँ, ये क्या हो जाएगा, ये भी 1, तो ये क्या होगी वैल्यू 0, इसको मैं निकाल दूँ। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी निकल जाएगी, तो ये क्या होगी, ये 0। ठीक है, हाँ जी। इसी तरह से ये y0, ये 0, y2 हमारा 0 है, तो ये वैल्यू ख़त्म जी। ये y0 है तो ये 0 हुआ, तो ये 1 होगा, इसे मैं 1 कर दूं, ऐसे लिख दूं। ठीक है, जस्ट y के कॉन्टेक्स्ट में पहले देख रहे हैं जी। इसी तरह से y3 क्या है, y3 भी हमारा 1 है, इसका मतलब क्या है जी, ये 0 हो गया, ये 1 होगा तो ये 0 हो गया, तो इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, जिन वैल्यू को मैंने ख़त्म किया उन्हें वैसे मिटा देता हूँ मैं, ताकि ज़रा आसानी से हम देख सकें चीज़ों को। ये 0 हो गया जी, और ये 0 हो गई है, और ये वैल्यू भी 0 हो गई। अब जस्ट ये 3 टर्म है। ठीक है, और यहाँ वैल्यू अगर आप पुट करें, हाँ जी, अब प्रिडिक्शन वाली वैल्यू को पुट कर देते हैं। यहाँ वैल्यू क्या है जी, 0.6, यहाँ वैल्यू क्या है जी 0.7, और यहाँ पे 0.4। अब अगर आप इनको कंप्यूट करते हैं तो आपके पास रिजल्ट आएगा, मैं ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूँ, वो आएगा 2.63, कोई नंबर, ये लॉस। ठीक है, ठीक है, ये अभी ट्रेनिंग प्रोसेस था, ये जैसे ही ऐसी वैल्यू ली है, मतलब अब आप कहेंगे ये वैल्यू नंबर छोटा आना चाहिए, अभी ऐसे समझ लीजिए, ऐसा अभी जस्ट ट्रेनिंग शुरू की थी, डब्ल्यूज जो थे हमारे वो कोई अभी मुनासिब नहीं थे। ठीक है जी, तो दिस इज़ ऑल अबाउट मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन। कोई सवाल है तो कर लें। ठीक है, अगली क्लास के अंदर इंशाल्लाह पाईटार्च फ्रेमवर्क की बात होगी।